मौसम उसकी सोच से ज्यादा ठंडा हो चुका था। यूनिवर्सिटी में वो हर वक्त मूंगफली खाती हुई पाई जाती और जिस तादाद में उसकी हाय हेलो बढ़ चुकी थी, यूनिवर्सिटी में उसी हिसाब से जितनी मूंगफली मुंह में जाती थी उससे कहीं ज्यादा दोस्तों के हाथों में जाती थी। अब रोज की किलो 2 किलो मूंगफली तो वो नहीं ले सकती थी ना, इसलिए जहाँ जरा सा सन्नाटा सा देखती मुंह में डाल लेती। एक दिन ऐसा करते उसे अपने पीछे आलियान का कहका सुनाई दिया, कितनी चालाक हो तुम, कैसे छुप छुप कर खा रही हो। नहीं तो वो साफ मुकर गई। अमरहा इंग्लिश लिटरेचर की स्टूडेंट थी और आलियान बिजनेस का, और अमरहा तो फिर अपनी आदत के मुताबिक यूनिवर्सिटी का हफ्ते में एक चक्कर जरूर लगाती थी, वरना 2 हिस्सों में तो जरूर ही चक्कर को मुकम्मल कर लेती। लेकिन आलियान कम ही कहीं चलता फिरता खड़ा टहलता नजर आता। हाँ, कभी कभी वो ऐसे हो जाता कि हर वक्त हर एक को नजर आता, और कभी ऐसे कि हर कोई उसका पूछ रहा होता कि वो कहाँ है। अब वो ऐसे अचानक से नमूदार हुआ तो अमरहा को अच्छा लगा। उसने जेब से मूंगफली निकाल कर उसे दी और साथ साथ वो उसे बताती रही कि लाहौर में मूंगफली कैसे बिकती है, कैसे उसे गर्म किया जाता है, कैसे हीटर के पास बैठकर उसे उड़ाया जाता है। फिर उसने उसे बताया कि बचपन में वो मूंगफली के छिलकों के ढेर को चुपके चुपके खंगाला करती थी कि उसमें से उसे कोई मूंगफली शायद मिल ही जाए। आलियान देर तक हंसता रहा। मैं यकीन रखता हूँ कि तुमने यही किया होगा। वो हंसता रहा, फिर अपनी उंगली की पोर्ट से अपनी आँख की नमी साफ की और अपने क्रॉस बैग में उससे मूंगफली भरवा कर अपनी क्लास लेने चला गया। और फिर वो उसे एक ऐसे वक्त नजर आया कि उसने हैरत से किताब बंद कर दी। रात 12 बजे से पहले का वक्त था। वो अपने कमरे में पढ़ रही थी और अपने कमरे की खिड़की से जरा दूर घर के दूसरे किनारे की तरफ उसे वो नजर आया। पहले उसने सर को उठाकर जैसे सारे घर का भरपूर जायजा लिया, फिर वो एक खिड़की की तरफ बढ़ा। अमरहा ने झट अपने कमरे की बत्ती बुझा दी और खिड़की से सर निकाल कर उसे देखने लगी। वो उस खिड़की से उछल उछल कर अंदर झांक रहा था। फिर उसने यही काम दूसरी खिड़कियों के साथ किया। फिर वो खिड़की की चौखट पर खड़ा होकर पाइप का सहारा लेकर ऊपर की मंजिल के एक बेडरूम की खिड़की में झांकने लगा। अमरहा का हैरत से बुरा हाल था। वो इतनी वशाकी से ये सब कर रहा था जैसे स्पाइडर मैन हो, और एक अरसे से ऐसे करतब करता रहा हो। फिर वो उस खिड़की से जमीन पे कूद आया और टहलने सा लगा। अमरहा ने सर को जरा पीछे कर लिया। अब वो उसी खिड़की के पास आ रहा था। अमरहा ने आंखें फाड़ कर देखा, वो उसी की खिड़की के पीछे खड़ा था। अब वो खिड़की बंद भी नहीं कर सकती थी। वो दीवार के साथ लगकर खड़ी हो गई। उसने चंद मिनट इंतजार किया और खिड़की के नीचे से झांकने के लिए आगे हुई और उसकी चीख निकल गई। आलियान एकदम से उसके सामने आया। वो खिड़की पर चढ़ चुका था। अमरहा, आलियान ने ऐसे चौंका जैसे वो उसके अंदर से निकलकर एकदम से बाहर सामने आकर खड़ी हो गई हो। तुम यहाँ? अमरहा 2 कदम पीछे हटी। तुम यहाँ? खिड़की की चौखट पकड़े वो गिरने के करीब हुआ। फिर उसने जल्दी से मजबूती से खिड़की को थाम लिया। जंगल बयाबानों में अंधेरे के बिस्तर पर मीठी नींद सोए सभी जुगनू उसकी आंखों में एक एक करके जागने लगे। ये मेरा कमरा है, उसने सोचा। उस स्पाइडरमैन को याद दिला देना चाहिए। ये मेरा घर है अमरहा। मुस्कुराहट दबाता वो नीचे कूद गया, किसी जंगली लंगूर की तरह जिसे वो अपना गुरु मानता होगा। अमरहा ने बेतरह हैरान होकर जैसे खुद को होश में लाना चाहा। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि अभी अभी जो उसने देखा वो सच था, हकीकत था, ख्वाब नहीं था। उसका यूनिफेलो ऐसे उसके कमरे की खिड़की में आकर उसे ये बता गया था कि ये उसका घर है। उसने जल्दी से आगे बढ़कर खिड़की से सर बाहर निकाला। वो जरा दूसरी खिड़की की तरफ लपक रहा था और बार बार घड़ी देख रहा था। आखिर वो क्या कर रहा था? ऐसे आधी रात के वक्त उसकी रिहाइशगाह के गिर्द पागलों की तरह कूद फांद रहा था। अमरहा ने सर को जरा और आगे करके कहा, तुम क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से। उसकी आवाज पर वो रुककर उसे देखने लगा।
जैसे परियों के देश की कहानी सुनते बच्चे सर उठाकर आसमान की तरफ देखने लगते हैं कि क्या कोई परी उनके सरों के ऊपर उड़ती जादू की छड़ी घुमा रही है। अगर नहीं तो क्यों नहीं, अगर हाँ तो वो नजर क्यों नहीं आती। अच्छा लो, वो नजर आ गई। वो वहाँ खिड़की से सर निकाले देख रही है और वो यूं नीचे खड़ा उसे देख रहा था। वो खिड़की से सर निकाले उस पर खफा हो रही थी। पागल हो क्या? आवाज को धीमा रखकर वो चिल्लाई। पागल हूँ मैं। मिलियन पाउंड अदा से अब्रू को उचकाकर मुस्कुराहट दबाकर उसने सर हिलाया। अच्छा तो ये तुम्हारा घर है? अपनी दानिश में वो उसे चिढ़ा रही थी। तो फिर सीधे रास्ते से अंदर आकर दिखाओ। और कुछ? आलियान ने सीने पर हाथ बांध लिए और उसके अगले हुक्म का इंतजार करने लगा। क्या ड्रामा है ये? अमरा पूरी कुव्वत से चिल्लाई। उसने झुरझुरी लेकर डरने की अदाकारी की और कान में उंगली घुमाने लगा। फिर सर को झुकाकर कान को साफ करने का अमल किया। अमरा को काफी बुरा लगा। उसने अपने स्टडी टेबल पर रखा एक अदद मोटा मैगजीन उठा लिया और उसे दे मारने के लिए हाथ बुलंद किया। आलियान को बुरा लगा। वो संजीदगी से खड़े होकर उसे देखने लगा। क्या वो खिड़की में खड़ी जूलियट है और क्या वो नीचे खड़ा रोमियो है? सितारों भरी रात ने वक्त के कान में सरगोशी करके पूछा। वक्त ने कंधे उचकाए और मुस्कुराकर कहा, इंतजार करो। अमरा मैगजीन उसे दे मारती वो तेजी से घर की दूसरी तरफ चला गया। उसने तकरीबन खुद को आधा खिड़की से बाहर निकालकर उससे ढूंढना चाहा, लेकिन वो उसे नजर नहीं आया। कुछ ही देर में उसे घर के अंदर से शोर की आवाजें सुनाई देने लगी। रात की इस वक्त इस तरह की आवाजों का आना अजीब था, खासकर लेडी महर की आवाज का। वो कमरे से बाहर आई तो साधना भी अपने कमरे से निकल कर आ चुकी थी। क्या हो रहा है? उसने पूछा। अक्सर रात के लेडी महर के बच्चों में से कोई आ जाता था। दीदी का बेटा आया है उन्हें सालगिरह विश करने। कब आया? अभी। आओ अंदर चलें। साधना ने उसका हाथ पकड़ लिया और दोनों लेडी महर के कमरे में चली गईं। और लेडी महर के बेड पर बैठा आलियान उन्हें मुन्ना सा केक खिला रहा था। कमरे की खिड़की खुली थी। दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे मसरूफ थे जैसे दुनिया में अकेले वो दो इंसान ही मौजूद हों। अमरा दरवाजे में ही खड़ी रह गई। मेरा बेटा भी तुम्हारी यूनिवर्सिटी में ही पढ़ता है, लेडी महर ने उसे एक बार बताया था। यूनिवर्सिटी का फख्र है उस पर और मुझे उस पर। बिजनेस के नए रुझानात और तरीकों पर उसने जो असाइनमेंट लिखी थी उसे यूनिवर्सिटी ने किताबचे की सूरत में छाप कर लाइब्रेरी में रखा है। साधना ने आके बढ़कर लेडी महर को गले से लगाया और सालगिरह विश की। अमरा भी आगे बढ़ी। आलिया ने जल्दी से केक छुपा लिया। कंधा बचा। ये बचा हुआ केक मैं साथ ले जाऊं? इतने से केक में भी तुम्हारी जान है? लेडी महर ने कहका लगाया। नहीं, केक में जान नहीं रही अब। मामा, आपको मालूम है लोग आपके घर को यूनिवर्सिटी में क्या कहते हैं? आलियान चलाको मासी बनने लगा। क्या कहते हैं? शटलकॉक। कैसा मासूम इंसान था ना वो, कैसे सच उगल रहा था। कौन कहता है मेरे व्हाइट हाउस को शटलकॉक? आलियान ने अमरा की तरफ देखा। मैं नहीं कहती। यूनिवर्सिटी में पहले से ही ये शटलकॉक के नाम से मशहूर था। मैं नहीं कहती। अमरा घबरा गई। ये माँ बेटा दोनों कैसे भुखला देते थे। आलियान, आज रात यहीं रह जाओ। वो उसके हाथ को अपने हाथों में लिए बैठी थी। आलियान हंसने लगा। आप मुझे रहने के लिए कह रही हैं? ठीक है, जाओ फिर। वो अपना बैग उठाकर खिड़की की तरफ लपका। अमरा हैरत से उसे देखने लगी। ये क्या तरीका है आने और जाने का? आज मैं दरवाजे के रास्ते चला जाता हूँ। आलियान लेडी महर से मिलकर कमरे से बाहर आ गया। तुम्हारा कमरा किस तरफ है? क्यों? मुझे उसकी खिड़की देखनी है। क्यों? इतने क्यों? मुझे देखना है कि ऊपर से नीचे खड़ा मैं कैसा लग रहा था। जैसे सामने से खड़े लग रहे हो। कैसा लग रहा हूँ? वो आगे होकर जरा उसके करीब हुआ। उफ, अम्मा को खामोश होना पड़ा। आज खुले दरवाजे से अंदर झांक कर उसने खुद ही अंदाजा कर लिया कि ये उसका कमरा है। तुम लेडी महर के बेटे हो? बिल्कुल।
वो खिड़की में से सर बाहर निकाल कर ठीक उस तरफ देख रहा था जहाँ कुछ देर पहले वो खुद खड़ा था, लेकिन उनका नाम तो मार्गरेट नहीं है। एकदम से आलियान की मुस्कुराहट गायब हो गई। उसने जल्दी से अपने पुश्त से बैग उतारा और जो चुन्ना मुन्ना केक बच गया था वो निकाल कर अमरा के आगे किया। ये मैंने बेक किया है। तुम कोक हो या तुम रेटोटाइल हो? तुम मुझे चूहा तो कहना नहीं चाह रही? बायां की अब्रूज की। तुम्हें तो वो चूहा बहुत पसंद है ना? इतना भी पसंद नहीं है। वो बुरा मान गया और खिड़की की चौखट में बैठ गया। फिर कोई बंदर पसंद होगा। उस वक्त उसी के शागिर्द लग रहे हो। हाँ, उसी का शागिर्द हूँ मैं। उसने एकदम ऐसे हाथ छोड़ दिए जैसे ध्यान न देने पर गिर गया हो। अमरा चीख दबाते खिड़की की तरफ लपकी, नीचे झांका। पाइप से झूलता वो जमीन पर छलांग लगा चुका था। अमरा ने सर खिड़की से बाहर निकाल लिया। गुड बाय के लिए शुक्रिया, अब तुम सो जाओ। उसने दायां आंख दबाकर और दोनों हाथों को मुंह के दाएं बाएं रखकर जरा चिल्लाकर कहा। गुड बाय कौन कह रहा था इसे? अमरा तो उस बंदर के तमाशे को देख रही थी। गुस्से से उसने खिड़की बंद करनी चाहिए। मैं नहीं जानता कि मैं वहां से यहाँ खड़ा कैसा लग रहा हूँ, लेकिन यहाँ से तुम खिड़की से झांकते हुए किसी दिलपसंद कहानी की वो शहजादी लग रही हो जिसके लिए पैगामात लिखे जाने जरूरी हो जाते हैं। उसने मुस्कुराकर जैसे अपना कोई गहरा राज अफशा कर डाला। अमरा उसकी बात क्या समझती, उल्टा उसकी मुस्कुराहट से चिढ़ गई। बंदर, इतने प्यारे स्पाइडरमैन को अमरा बंदर कहकर बड़बड़ाने लगी। उसका दिया केक वो किचन में रखाई। उसका कोई मूड नहीं था रात के इस वक्त केक खाने का। फिर वो आलियान के इस तरह शटलकॉक में आने के बारे में सोचने लगी। ये उसका घर है, यानी आलियान भी लेडी महर का वो बच्चा है जिसे उन्होंने पाला है। आलियान से मिलकर उसे कभी ये गुमान नहीं हुआ था कि वो भी किसी ऐसे इदारे में रहा है जहाँ बेसहारा और नाजायज बच्चे परवरिश पाते हैं। उसके अंदाज़ और अतवार ऐसे थे कि लगता था कि वो किसी बड़े खानदान का चश्मो चिराग है। अमरा को अजीब सा लगा, क्या यहाँ हर दूसरा शख्स ऐसा ही है, बगैर खानदान के परवरिश पाने वाला, नाजायज। उसका नाम आलियान था, उसकी माँ का मार्गरेट था। ये सब क्या चक्कर था? शायद लेडी महर ने उसका नाम आलियान रखा हो, उसे उर्दू सिखाई हो, वरना शायद वो रिचर्ड, आयन या हरमन होता। लेडी महर अपने सभी बच्चों से बहुत प्यार करती थी और बच्चे उनसे, तो एक बच्चा उनके लिए अपना नाम तो बदल ही सकता है। उनके बाकी बच्चे थोड़ी बहुत उर्दू बोल लेते थे और आलियान जरा ज्यादा साफ बोल लेता था। तो आलियान किसी की नाजायज औलाद है और उसे वालिदैन के नाम पर सिर्फ माँ मिली, इसीलिए उसका सरनेम मार्गरेट है। पहले उसने कभी उसके सरनेम के बारे में नहीं सोचा था, क्योंकि उसका ख्याल था कि अक्सर मुसलमान भी ऐसे नाम रख लेते हैं। खुली खिड़की से ठंडी हवा अंदर आ रही थी। अमरा को उस व्हाइट हाउस में रहना बहुत अच्छा लग रहा था। उसका कमरा जो लेडी महर ने उसे दिया था काफी बड़ा था। खिड़कियां कदादम थीं और कमरे की सबसे खूबसूरत बात ये थी कि खिड़की के ऐन सामने की दीवार पर किसी नौआमूज खतात के कलम से सजी कुन फयाकून की हल्के रंगों से बनी पेंटिंग लगी थी। उसकी जिंदगी में कई अनोखे वाकयात हो रहे थे, अच्छे थे या बुरे थे, लेकिन उसके लिए नए थे। वो खिड़की में आकर खड़ी हो गई और गैर इरादी तौर पर उस तरफ देखने लगी जहां आलियान खड़ा था। वो बहुत खूबसूरत और जिंदगी से भरपूर था। जिस फ्रेंच अंदाज से वो खफा होता था वो उसका ट्रेडमार्क था। फ्रांसीसियों को सीखना चाहिए खफा कैसे हुआ जाता है। लेकिन अमरा ये नहीं सोच रही थी कि वो कितना खूबसूरत और जिंदगी से भरपूर है। यह यूनिवर्सिटी उसके लिखे को किताबी शक्ल में लाती है। वो तो उसके नाजायज होने के बारे में सोच रही है, किस कदर कराहत से। अगले सारा दिन डोरबेल बजती रही। लेडी महर के लिए उनके बच्चों की तरफ से दुनिया भर से तहाइफ आते रही। उनका बेशतर वक्त फोन कॉल सुनते हुए गुजरा। वो सब अपने अपने घर, अपनी अपनी जगह केक रखे बैठे थे और स्काई पर लाइव लेडी महर को सामने बिठाए केक काट रहे थे। उधर लेडी महर केक काट रही थी। हर एक घंटे बाद कोई ना कोई ऑनलाइन हो जाता।
कम से कम 10 केक कटे। अमरा के ऐश थे। केक खा खा कर वो थक चुकी थी। तहाइफ का इतना ढेर लग चुका था कि उसे लेडी महर पर रश्क आने लगा था। कैसी औलाद मिली थी उन्हें जो उनकी नहीं थी, और उनकी अपनी औलाद से ज्यादा उनकी थी, जिनमें कौम, नस्ल, मजहब, रवायात का फर्क था। फर्क नहीं था तो एक मोहब्बत में फर्क नहीं था। लेडी महर ने उन्हें मोहब्बत दी थी तो वो भी कंजूस नहीं थे। रात तक जब आखिरी तोहफा भी आ चुका तो उन सब ने आतिशदान के पास बैठकर वो तहाइफ खोले। बे औलाद होकर भी एक खातून ने औलाद वालों से ज्यादा खुशी पाई थी, और ये सिर्फ इसीलिए मुमकिन हुआ था कि उन्होंने इंसानियत की मेराज को छू लिया था। उन्होंने रंग और नस्ल को मिटाकर उन सबको गले से लगाया था। वो एक एक तोहफे को खोलती और उसे भेजने वाले के बारे में उन्हें बताती रही। देखो जरा, मॉर्गन को इतनी महंगी घड़ी भेज दी, मुझे उसकी जरूरत है या उसे? अब मैं कुछ कहूँगी तो नाराज हो जाएगी। हर साल मुझे पहले से महंगा तोहफा देती है। पार्ट टाइम जॉब करती है। जब घर आया करती थी तो मेरे दाएं कान के साथ अपना बायां कान जोड़कर सोया करती थी, और अगर कभी सोते में उसका सर खिसक जाता तो उठकर फिर से मेरे कान से कान मिलाकर सो जाती थी। जाने उससे क्या खप था। कहती थी रात में ख्वाबों में जो कुछ भी आप सुनती हैं मैं भी वो सुनना चाहती हूँ, और अगले दिन उठकर मुझे बताया करती थी कि रात मुझे आने वाले सारे ख्वाब उसने भी सुने हैं। ये बातें सुनकर जानकर तो अमरा को लग रहा था उसने मुल्क नहीं बदला, दुनिया ही बदल ली है। क्या दुनिया में लेडी महर जैसे और भी लोग हैं? ये डेनिस ने खुद बनाया है। उन्होंने लकड़ी के नफीस तख्ते को उन सबके सामने किया। तख्ते पर एक तस्वीर खुदी थी जिसमें एक औरत कुर्सी पर बैठी है, उसके सर पर फरिश्तों का हाला चमक रहा है, और 10 बच्चे उस फरिश्ता सिद्ध खातून के सामने बैठे उसे मोहब्बत भरी नजरों से देख रहे हैं। ये देखो क्या बना डाला डेनिस ने मुझे। आजकल जर्मनी में होता है, अपना बिजनेस कर रहा है और एक एनजीओ भी चला रहा है। ये 12 साल का था जब एक रात मेरे पास रहा तो रात के किसी पहर अपने बिस्तर से निकलकर मेरे बेड के करीब आकर खड़ा हो गया। ना जाने कब तक खड़ा रहा। जब अचानक मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि ये मेरे पास खड़ा मुझे टिकटिकी बांधे देख रहा है। बहुत प्यार करता है मुझसे। क्या मुझसे ज्यादा कोई औरत इस कुरह जमीन पर ऐसी खुशकिस्मत होगी जिसे उसकी औलाद रातों को ऐसे और छुटकर मोहब्बत से देखती हो। बहुत देर तक लेडी महर सबकी बातें करती रही। फिर अमरा उन्हें उनके कमरे में ले आई। बेड साइड टेबल पर एक छोटी सी तस्वीर फ्रेम में रखी थी। वो पहले वहाँ मौजूद नहीं थी। ये आलियान ने दी है। लेडी महर तस्वीर को हाथ में लेकर उसे होंठों से लगाने लगी। तस्वीर हाथ से बनाई गई थी जिसमें आलियान ने मामा महर को दुनिया की हसीन तरीन खातून बना दिया था। बहुत प्यार करता है मुझसे। उन्होंने अमरा को पास बैठने का इशारा किया। उन्होंने अपने सब बच्चों के बारे में बताया था। अब वो उसके बारे में क्यों न बताती। बालिग होने के बाद जब ये इदारे से निकला तो मैं इसे घर ले आई। ये मेरे दूसरे सब बच्चों में सबसे छोटा था और बचपन में बहुत रोया करता था। जब ये एक दिन और एक रात मेरे पास रहकर जाता तो मुझे बताया जाता था कि वो वापसी पर बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, रोता है, रात भर सोता नहीं, खाना नहीं खाता। फिर मैं जाकर उसे मिलकर आती। फिर ये बड़ा हो गया तो मैंने सोचा अब उसे अपने पास रखूंगी। वो घर आ गया और बहुत खुश था, बल्कि खुशी से रोता रहा। कई घंटे वो घर की दीवारों को, कमरों को देखता रहता, आतिशदान के करीब बैठता, ऊँगता रहता और फिर रात भर टीवी पर फिल्में देखता रहता या वीडियो गेम्स खेलता रहता। मैंने सोचा नया घर का माहौल मिला है शायद इसलिए, लेकिन कई हफ्ते गुजर गए, उसके मामूलात में तब्दीली ना हुई। मैंने इंतजार किया कि शायद वो खुद को बदल ले। वो बड़ा हो चुका था, अब उसे समझदारी का मुजाहिरा करना चाहिए था, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन वो मुझे मायूस कर रहा था। एक दिन मैंने उसके चंद गर्म कपड़े बैग में रखे और उसे चंद पाउंड्स देकर घर के दरवाजे के करीब बाहर किया और उससे कहा, इंसान बन जाओ तो आ जाना, अपने घर को मैं तुम्हें बर्बाद करने नहीं दूंगी।
फिर अमरा को बेतहाशा हैरत हुई। लेडी महर इतनी सख्ती से काम लेती रही थी। पूरा 1 साल मुझे उसकी कोई खबर नहीं मिली। ये तो मैं जानती थी कि वो बहुत जिद्दी है, लेकिन मुझे दुख हुआ कि शायद मैंने उसके साथ ज्यादा ही सख्ती से काम लिया। लेकिन मैं क्या करती, मेरे घर का आराम और आराइश उसे बर्बाद कर रहा था, या शायद मैं खुद ही जिम्मेदार थी उसकी, क्योंकि वो मुझसे दूर जाने को तैयार ही नहीं था। उससे कोई खौफ लाहक था और मैं महसूस करती थी कि वो दुनिया में आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। मैं उसे समझाने की कोशिश करती तो वो ऐसे खामोश सा हो जाता कि मैं सहम कर रह जाती। तो वो आपसे नाराज हो गया था? नहीं, नाराज नहीं था। मुझे इतना तो यकीन था कि वो महफूज होगा, लेकिन कभी कभी मुझे बहुत डर लगता। फोन बजता तो मेरा दिल सहम जाता। मेरे कान डोरबेल की आवाज पर लगे रहते, लेकिन पूरा साल बीत गया, उसकी कोई खबर नहीं मिली। एक रात मैं सो रही थी तो किसी ने मेरा लिहाफ उठाकर बादाम के छोटे से केक पर एक मोमबत्ती जलाकर मेरे आगे किया। वो आलियान था। वो खिड़की के रास्ते मेरे कमरे में मुझे सरप्राइज देने आया था। ओ, तो ये रवायत अब तक कायम है। अमरा सारी बात समझ गई। हाँ, लेडी बहन मुस्कुराने लगी। लेकिन अब कुछ ऐसे कि मैं अपना कमरा बदल लेती हूँ। वो एक एक खिड़की फलांगता झांकता आता है और मुझे ढूंढ निकालता है। तो वो कहाँ चला गया था? वो मैनचेस्टर में ही था और चुपके चुपके मुझे आकर देखता रहता था। उस रात उसने मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट कार्ड मेरे आगे किया। मैं इंसान बन चुका हूँ, उसने फख्र से मुझे बताया। यूनिवर्सिटी ने उसे स्कॉलरशिप दिया था। लेडी महर ने अपनी आंखों की नमी साफ की। उसने मुझे मायूस नहीं किया था। जब मैंने उन सब बच्चों को गोद लिया था, उस वक्त मैंने खुद से वादा किया था कि मैं उन्हें बेहतरीन इंसान बनाऊंगी। मुझे कोई भी रास्ता अपनाना पड़े दुरेग नहीं करूंगी, क्योंकि अमरा एक औरत की गोद में जब बच्चा आता है तो उस पर नबियों और वलियों जितनी बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। एक ऐसा फर्ज जिसमें गफलत की गुंजाइश नहीं है। जब एक इंसान को परवरिश के लिए, तरबियत के लिए एक दूसरा इंसान दिया जाता है, तो जैसे कुल इंसानियत की लगामें उसके हाथ में दे दी जाती हैं कि उसे इब्लीस बना दो कि बनीनू इंसान के लिए वबाल बन जाए, या वो बंदा बशर जो अपने आगे और पीछे और दाएं और बाएं खैर की रोशनी बखेरता चला जाए। सारे इंसान खैर होते हैं अमरा, बस उनके परवरिश के जो गहवारे होते हैं वो उन्हें कुछ का कुछ बना देते हैं। ये सब फूल होते हैं, बस हम ही उन्हें तोड़कर मसल कर अपनी मर्जी के कीचड़ में फेंक देते हैं।